सेवा सदन कितना प्यारा नाम है। सेवा हर तपस्या से ऊंची बताई गई है। नाम इतना प्यारा है। देखिए, नाम कई तरीके के रखे जाते हैं, जैसे प्रमुख पात्रों के नाम के आधार पर, जैसे शेखर एक जीवनी, निर्मला, दिव्या, बाण भट्ट की आत्मकथा, या फिर कोई जगह के आधार पे, स्थान के आधार पर, जैसे कश्मीर का पतन, गढ़ कुंठार, प्रेम आश्रम, या फिर कोई घटना के आधार पर, जैसे डांडी यात्रा या प्रतिज्ञा। गबन गबन भी प्रेमचंद जी का बहुत 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 प्रसिद्ध और बढ़िया रचना है। उद्देश्य के आधार पर, जैसे कब तक पुकारूं, नदी के द्वीप, या कोई अन्य विशेषता जैसे क्षेत्र के आधार पर हो गया, मैला आंचल, सन्यासी। ये सब नाम जो है वो अपना एक अलग ही आकर्षण, एक अलग ही महत्व रखते हैं। देखिए, कर्म भूमि उपन्यास की भूमिका में जो प्रेमचंद जी हैं, उन्होंने क्या कहा, बहुत संभव है कि लाला समरकांत और अमरकांत, सुखदा और नैना, सलीम और सकीना नाम के व्यक्ति इस संसार में हों, पर कल्पित और यथार्थ व्यक्तियों में वह अंतर अवश्य होगा जो ईश्वर और ईश्वर के बनाए हुए मनुष्य की सृष्टि में होना चाहिए। उसी भांति इस पुस्तक के काशी और हरिद्वार भी कल्पित स्थान है। देखिए, कर्म भूमि में जो बताया गया है स्थान काशी और हरिद्वार, ये कहते हैं कि इस पुस्तक के काशी और हरिद्वार भी कल्पित स्थान है, और बहुत संभव है कि उपन्यास में चित्रित घटनाओं और दृश्यों को संयुक्त प्रांत के दोनों तीर्थ स्थानों में आप न पा सकें। हम ऐसे चरित्रों और स्थानों के नाम आविष्कार न कर सकें जिनके विषय में विश्वास नहीं होता कि इनका कहीं अस्तित्व नहीं है। तो फिर अमरकांत और काशी ही क्या बुरी है। अमरकांत की जगह टमरकांत हो सकता था, और काशी की जगह टासी या दुमंदल या डम्पू लेकिन हमने ऐसे ऐसे विचित्र नाम भी सुने हैं, गाँवों में होते हैं, जो जिस वार को पैदा हुआ उस हिसाब से उसका नाम रख देते हैं। मंगल नाम रख दिया, सोम नाम रख दिया, बुध नाम रख दिया, इस तरह से होते हैं। या बहुत सी लड़कियां हो गई तो लड़की का नाम भतेरी रख दिया, धापी, कुछ इस तरह से रख देते हैं। खैर, आगे देखते हैं वो क्या लिखते हैं। ऐसे विचित्र नाम सुने हैं कि ऐसे नामों के व्यक्ति या स्थान मिल जाएं तो आश्चर्य नहीं। फिर हम अपने झोपड़े का नाम शांति उपवन और संत धाम रखते हैं, और अपने सड़ियल पुत्र का रामचंद्र या हरीशचंद्र। तो हमने अपने पात्र और स्थान के लिए सुंदर से सुंदर और पवित्र से पवित्र नाम रखे, तो क्या अनुचित कुछ किया। अच्छी है बहुत। मैं जब भी पढ़ती हूँ मुझे एक बार हंसी भी आती है और व्यवहारिक बात लगती है। वैसे सेवा सदन उपन्यास में प्रेमचंद जी ने वेश्यावृत्ति की समस्या को उठाया है, और शेष सभी घटनाएं उसी से ही संबंधित हैं। देखिए, उपन्यास के कथानक के हिसाब से दारोगा कृष्णचंद्र जीवन भर सत्य और निष्ठा से अपना काम करते रहे। कोई गलत उन्होंने नहीं किया। ले सकते थे, मौके थे रिश्वत लेने के, लेकिन उन्होंने नहीं लिए। उनकी 2 बेटियां दिखाई हैं, सुमन और शांता। सुमन बड़ी दिखाई है। दोनों की अच्छे से शिक्षा, उत्तम तरीके से परवरिश, सब कुछ उन्होंने किया, लेकिन उनके विवाह के लिए धन नहीं जोड़ा। यहाँ मुख्य समस्या आ गई। क्यों नहीं जोड़ा उन्हें लगा कि समाज में जल्दी ही चेतना आएगी और दहेज प्रथा स्वयं ही समाप्त हो जाएगी। सरकार ने भी इसे बंद ही किया हुआ है, तो शायद समाज के लोग इस बात को समझेंगे और दहेज लेना बंद कर देंगे। इस कारण से उन्होंने धन नहीं जोड़ा और कन्या की योग्यता पर बल दिया। दिक्कत यही हो गई। आदर्शवादी होने में हमें होना चाहिए यथार्थवादी, व्यवहारिक होना चाहिए। फिर ये होता है कि जब वो विवाह के योग्य हुई पुत्रियां, तो उन्होंने रिश्ते देखे गांव में, शहर में, लेकिन सब जगह हजारों में दहेज मांगा गया। ऐसे में पिता को मजबूरन रिश्वत लेनी पड़ी, लेकिन वहीं पर वो फंस गए। उन पर केस हो गया। इसी केस में वो पकड़े गए और उन्हें जेल भी जाना पड़ा। पिता के जेल जाने के बाद सुमन का विवाह गजाधर पांडे से होता है, जो एक तरह से विधुर है, मजदूर है, अनाथ है, 30 साल का है, उसका अपना कोई मकान भी नहीं है, कंजूस है, सुख सुविधाएं नहीं हैं, गरीबी की हालत है। इन सब को फिर भी सुमन ने कहीं
सहन कर लिया। वैसे उसका दम घुटता था, लेकिन वो मान सम्मान, सुख, ऐशो आराम की लालची थी। इतने ज़्यादा नहीं उसने सहन कर लिया, लेकिन दिक्कत कहाँ आई कि उसके गुणों की कोई भी प्रशंसा नहीं थी, उल्टा उसे ताने ही दिए जाते थे, कमियां ही निकाली जाती थी। और क्या था, पड़ोस में एक वेश्या थी जिसका नाम भोली था। सुख साधन और सम्मान उसका बहुत था। उसको देखकर सुमन को ईर्ष्या होती थी कि मुझसे कम सुंदर है। सुमन सुंदर बहुत थी। एक बार ऐसा होता है कि रात को देर तक वो बाहर रहती है, इस कारण से उसका पति गजाधर, जो पुराने विचारों का है, उसे घर से निकाल देता है। और ऐसे में जब पति का विश्वास उसे नहीं मिला तो उसे परिस्थिति के आधार पर वेश्या बनना पड़ा। लेकिन वो इसमें ज़्यादा खुश नहीं रही। उसकी आत्मा का अभी पूरी तरह से पतन नहीं हुआ था। वह तो केवल धन और सम्मान ही पाने के लिए वेश्या बनी थी। और भी कई कारण थे, आपको धीरे धीरे बताएंगे। इस कारण से वो शीघ्र ही बाबू विट्ठल दास के माध्यम से इससे घृणित व्यवसाय से मुक्त हो गई। लेकिन उसके वेश्या बनने का समाचार कई लोगों के लिए बहुत 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 दुखदाई रहा। कैसे रहा? उसकी बहन शांता का जो विवाह था वो टूट गया। आई हुई बारात बिना वधू लिए ही चली गई। क्यों? क्योंकि उनको पता चल जाता है कि वधू की जो बहन है वो वेश्या बन गई है। अब जेल से जब पिता बाहर आते हैं तो वो तो खुद तो दारोगा, बहुत मान सम्मान की नौकरी की है उन्होंने। कृष्णचंद्र जी, जब उन्हें पता चलता है कि उनकी बड़ी बेटी वेश्या बन गई है तो वो अपने आप को मार लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। और ऐसा सुनने के बाद उसका जो पति है वो गजाधर, वो क्या हो जाता है? वो साधु बन जाता है। इन सब से सुमन को बहुत दुख होता है और अंततः सुमन में सच्ची सेवा, त्याग, परोपकार के भाव उदय होते हैं। वो अपनी बहन शांता का विवाह कैसे भी कोशिश करके उसी युवक के साथ करवा देती है, यानी कि सदन सिंह के साथ ही करवा देती है, जो पहले बिना बहू लिए ही बारात लेकर लौट जाता है। अब पति गजाधर की आज्ञा को वो शिरोधार्य करती है और सुमन अपने मन से घृणा, तृष्णा, ये सब बातों को निकाल देती है। वकील पदम सिंह के प्रयासों और वेश्या महबूब जान के धन से वेश्याओं की पुत्रियों को इस घृणित व्यवसाय से दूर रखने, उन्हें समाज की मुख्य धारा में शामिल करने और उन्हें सम्मानित जीवन जीने का अवसर प्रदान करने के लिए वो एक संस्था की स्थापना करती है जिसका नाम है सेवा सदन। देखिए, ये बात है सारी। मेन स्टोरी तो यही है इसकी। अब इसको थोड़ा सा अगर डिटेल में देखें तो सुमन अपने अहम, अपने घृणा सबका त्याग कर देती है और इसी सेवा सदन की चार दीवारी में अपना संसार समेट लेती है। वो वेश्याओं की बच्चियों को लिखने, पढ़ने और उन्हें घरेलू काम को करने में निपुण बना देती है। इस सारी बातों को नगर का एक बहुत अच्छा समाचार पत्र जगत, समाचार पत्र का नाम क्या है? जगत। ये पेपर में बहुत बार आता है, जगत नाम याद रख लीजिए। सुमन के नेतृत्व में सेवा सदन जो इतना बढ़ रहा था उसकी प्रशंसा लिखता है। और इससे क्या फ़ायदा होता है? सुमन से दूर हो जाने वाली उसकी जो सहेली है सुभद्रा, जिसके घर वो जाती है और जहाँ पर भोली वेश्या का डांस होता है, वो उससे मिलने के लिए वहाँ पर आती है। सुभद्रा से सुमन का फिर से दोस्ती हो जाती है। सेवा सदन की जो कथा है वो मूल कथा से इस तरह से जुड़ी हुई है, उसमें इतनी अलग अलग बातें हैं। जैसे वेश्यावृत्ति पर रोक लगाने के लिए आवश्यक समझा कि इस घृणित व्यवसाय में उतरने वाली अगली पीढ़ी को कैसे रोकें। वो बताते हैं कि किस तरह से एक आदर्श समाज की स्थापना की जा सकती है। वैसे तो इसमें वेश्याओं को पसंद करने से रसिक समाज भी दिखाया है। अबुल वफा, अब्दुल लतीफ़, सेठ बलभद्र दास जाते हैं। एक अच्छी बात नकार ने। अब अगर हम केंद्रीय पात्र की बात करें तो वो है सुमन। उसी के मन में धन और सम्मान पाने की लालसा होती है। पति के सामने अपनी गलती को स्वीकार न करना, दूसरों के घर में शरण लेना, वहाँ से अपमानित होकर वेश्या भोली के यहाँ पहुँचना, वेश्या बनना, सदन सिंह के साथ प्रेम प्रसंग आदि घटनाएं सुमन के ही आसपास घूमती हैं। तो हम सुमन को इस पूरी मूवी का कह देते हैं, फिल्म जैसा ही है, सब उसके इर्द गिर्द घूमती हैं। इन सब के अलावा बाबू विट्ठल दास के सारी
कार्य जो हैं उनका आधार नगर पालिका में वेश्यावृत्ति संबंधी प्रस्ताव का मूल कारण, शांता के विवाह में बनने वाली रुकावट, पिता की आत्महत्या का मूल कारण, शांता सदन सिंह के पुनर्मिलाप का संयोग, सेवा सदन के संचालन की धुरी, इन सब के पीछे भी एक तरह से सुमन ही हमें खड़ी हुई नज़र आती है। तो ये कह सकते हैं कि अगर का नाम, इस उपन्यास का नाम सुमन होता तो भी एक तरह से सार्थक होता, लेकिन सुमन ऐसा लगता है जैसे कोई कविता का हो, कोई कविता होगी या फिर पुराना सा नाम लगता है। सेवा सदन, मुख्य बात जो एंड में निकल के आती है वो सेवा सदन है, तो हमें सेवा सदन, मैं तो बार बार कह ही रही हूँ कि इसका नाम बढ़िया लगा। देखिए, इसकी मुख्य पात्र सुमन, उसके सारे क्रियाकलाप अंत में कहाँ जाती है, सेवा सदन में, और उसके ऊपर लगे हुए कलंक को वो सेवा सदन में ही धोती है। लेकिन उसका वेश्या बनना, उसे हम दोष नहीं दे सकते हैं। यहाँ पर रामविलास शर्मा जी की बात याद आती है। सेवा सदन की मुख्य समस्या भारतीय नारी की पराधीनता है। प्रेमचंद ने किस तरह तमाम पुरानी परंपराओं को तोड़ते हुए वर्तमान समाज में नारी की पराधीनता को अपने निष्ठुर और विभत्स रूप में चित्रित किया है, इस पर सहसा विश्वास नहीं होता। हमारे साहित्य में कितने नाटक, कितने उपन्यास नारी के आत्म बलिदान, उसके सतीत्व, उसके पति सेवा पर नहीं लिखे गए, लेकिन कितने लेखकों ने उसकी निस्सहायता, पराधीनता, उनके साथ पशुओं और दासों जैसे व्यवहार पर नज़र डाली है। ये बात जो रामविलास शर्मा जी ने कही है वो पूर्णतः व्यवहारिक है। और इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि उपन्यास की सारी कथा सुमन के दहेज के अभाव में एक अनमेल विवाह की समस्या को और उस विवाह की असफलता के फलस्वरूप नायिका सुमन की वेश्यावृत्ति का मार्ग अपनाने और एंड में इससे छुटकारा पाने के साथ ही वेश्यावृत्ति की दूषित वृत्ति को ही समाप्त कर देने के उपायों के इर्द गिर्द घूमती है। ये 2 लाइनों में हमने सारी इसकी स्टोरी बता दी है। कोई भी स्त्री वेश्या क्यों बनती है, उसका जीवन किस प्रकार होता है, वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देने वाले कौन से प्रमुख तत्व हैं, इस समस्या से बचने का क्या उपाय है, मुख्य बात उपन्यास में यही है। अब देखिए शुरुआत कहाँ से होती है, उसके पिता के दहेज इकट्ठा ना करने के कारण। वैसे तो उन्होंने बहुत अच्छी आदर्शवादी बात की है, बहुत बढ़िया है। इधर से ये आज के समाज में भी, वैसे मुझे किसी ने कमेंट करके कहा था कि आप आलतू फालतू बात मत किया कीजिए, तो मैं नहीं कर रही हूँ। हम वापस उपन्यास पे आते हैं। कोई भी स्त्री केवल मन बहलाने के लिए वेश्या नहीं बनती, उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सुमन के मोहल्ले में रहने वाली वेश्या भोली उसे बताती है कि उसके माता पिता ने उसका निकाह एक धनी लेकिन बूढ़े के साथ करवा दिया था, फलते हुए वहाँ से भाग गई। वो कहती है, मेरे माँ बाप ने मुझे एक बूढ़े मियाँ के गले बांध दिया था, उसके यहाँ दौलत थी और सब तरह का आराम था, लेकिन उसकी सूरत से मुझे नफ़रत थी। कितना बड़ा व्यंग्य है इस बात में कि उसकी सूरत से मुझे नफ़रत थी। मैंने किसी तरह 6 महीने तो काटे, आखिर निकल खड़ी हुई। ज़िंदगी जैसी नियामत रो रो कर दिन काटने के लिए नहीं दी गई है। ज़िंदगी का कुछ मज़ा ही ना मिला तो उससे क्या फ़ायदा। देखिए कितना बड़ा व्यंग्य है इसमें। अनमेल विवाह तो होना भी नहीं चाहिए, वो गलत है। हाँ, अगर वर वधू की इच्छा हो तो अनमेल विवाह भी हो सकता है, लेकिन इच्छा के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। वेश्यावृत्ति में लाने के पीछे अनमेल विवाह मुख्य कारण है। सुमन भी भोली की भांति अनमेल विवाह का शिकार थी। स्वभाव अलग था। भोली का आयु के हिसाब से अनमेल था और इनका स्वभाव के आधार पर अनमेल था। स्वभावगत अनमेल का शिकार कौन थी? सुमन। एक और सुमन का बचपन सुखों में बीता और दूसरी ओर विवाह के बाद उसे रूखा सूखा खाना पड़ा। गरीबों की बस्ती, पति की थोड़ी सी आय, किराए का मकान, माता पिता की ओर से उपेक्षा और उससे इन सब के बावजूद उसका अद्वितीय सौंदर्य, वो बहुत सुंदर थी। ये सभी परिस्थितियाँ किसी भी स्त्री के धैर्य को तोड़ने के लिए पर्याप्त हैं। पति का उपेक्षित व्यवहार और निर्धनता, इन 2 चीज़ों को वो सहन नहीं कर पाई। बाकी असुविधाओं को फिर भी उसने सहन कर लिया था, लेकिन बार बार होने वाले अपमान उसके अहम को ठेस लगती थी। जब उसने देखा कि भोली वेश्या का तो मंदिरों में भी सम्मान है, बड़े बड़े लोग उसके बाहर कतार लगाए हुए हैं, तो उसको बहुत अंदर से लगता था कि ये सब से इससे ज़्यादा तो मैं इसकी हकदार हूँ। कैसे वो वेश्या बनी, इसको हम अपने अगले वीडियो में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे
और उपन्यास के कथानक पर भी ध्यान देंगे। तो आशा करती हूँ आपको आज का कुछ समझ आया होगा, पसंद आया होगा। नहीं आया तो अगले वीडियो का वेट कीजिए। अगर आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये सब पूरी तरह से फ्री है। और अब इस वीडियो को कहीं ना कहीं शेयर भी कर दें ताकि थोड़ा सा हमें भी अच्छा लगे। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।